नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 30 सीरीज देख रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 19 को देखेंगे। इससे पहले हमने 18 क्लास देख लिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, ये सीरीज रेलवे के विभिन्न एग्जाम पर एप्लीकेबल होती है, एनटीपीसी, आरपीएफ इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर कवर करते हुए चलना है, तभी आपको भरपूर फायदा हो पाएगी। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारा ई बुक है जो एसएससी के लिए रामबाण है, पैरासीटामोल 500। इसके अलावा S30 भी एसएससी के लिए है और S36 जो अभी चल रही है एसएससी के लिए, सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए। तो एसएससी की कंटेंट चाहिए, बिहार एसएससी की या रेलवे की, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करते हुए कंटेंट को बाय करना है, या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा और बात करके कंटेंट को बाय कीजिएगा। 1 स्टेप सोल्यूशन है जीके जीएस का, आपने भी सुना होगा। 25 में 22 मिल गए, 25 में 23 मिल गए, 25 में 20 मिल गए। एसएससी के एग्जाम के लिए तो मैं एकदम जो है आपको ऐसा बोटी दूंगा कि आपका काम लगभग हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बाद बाकी आप लोग जिनको चाहिए ले सकते हैं। इलियम इसिचियम फ्यूविस के संयोग से मानव शरीर का कौन सा हड्डी का निर्माण होता है? देखिए, ये 3 गो हड्डी है और ऐसे फॉर्मेट के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को ढूंढते रहते हैं कि कौन से अंग 3 पार्ट में बटे होते हैं या 3 चीज से मिलके बने होते हैं। तो ये जो हड्डी है इलियम इसिचियम फ्यूविस, ये कूल्हे की हड्डी है। कूल्हे की हड्डी से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बात 2021 आरआरबी एनटीपीसी की ही बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे एक पूछा गया था कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी या कौन से ज्वाइंट की हड्डी सबसे अधिक भार सहने में सक्षम है। तो ये है आपकी कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी सबसे ज़्यादा भार कैरी कर सकता है मानव शरीर के अंदर। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें। इलियम इसिचियम फ्यूविस ये कूल्हे की हड्डी के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अब ये 3 भाग से मिलकर बनने वाले और भी कई सारे अंग हैं, उनको देखते हैं। जैसे डेंड्राइट हो गया, एक अक्ष तंतु हो गया और सोमा, ये 3 अलग अलग भाग हैं जिनसे मिलके बने होते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, और या फिर इनसे और कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो न्यूरॉन भैया पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन आपके मस्तिष्क के इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क कहिए या तंत्रिका तंत्र की इकाई कहिए, दोनों केस में आप न्यूरॉन्स को ही आंसर लगाएंगे, जिनके 3 प्रमुख जो है भाग है, डेंड्राइट है, एक अक्ष तंतु है और सोमा है। देखिए, एक नेफ्रॉन भी होता है, इसी प्रकार से मिलता जुलता नाम है ना। ये नेफ्रॉन जो है ये किडनी ब्रिक की जो है आपका क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, तो इसे अलग से याद रखेंगे। छोटी आंत के भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। छोटी आंत काफी इंपॉर्टेंट अंग है अपने पाचन तंत्र में, है ना। तो छोटी आंत के 3 भाग में बटे होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ये छोटी आंत है जहाँ पे भोजन सबसे अधिक समय लगभग 4 आवर तक जो है रहता है, और ये छोटी आंत में ही भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण जो इससे भोजन में पदार्थ वगैरह रहता है उसको चूसने का काम यहीं पे होता है, ये छोटी आंत है। इसके अलावा मस्तिष्क की संरचना 3 प्रमुख भागों से बनी होती है। अब मस्तिष्क भी 3 भागों में बटे हुए हैं अपनी। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब यहाँ पिछला से है, मतलब मिडिल, अग्रिम और आपका पीछे वाला, ऐसा लिखा हुआ है। ये थोड़ा संस्कृत के शब्द हैं, इसीलिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना, 3 भागों में बटे हुए हैं। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस। देखिए, सेरेब्रम अलग होते हैं, सेरेबेलम अलग होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। मस्तिष्क में बच्चे एक ही समझ के याद करते रहते हैं। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र भाग में रहते हैं, और इसी कारण ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप सेरेब्रम कहेंगे या फिर अग्र भाग कहेंगे। देखिए, मस्तिष्क में ना सेल डिवीजन नगण्य होता है या ना के बराबर या फिर सबसे कम होती है मानव शरीर में, इसीलिए मस्तिष्क को चोटों से हमें हमेशा बचाना होता है, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा चोट लग गया तो फिर दिक्कत है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह चलाने के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण। इसके अलावा
वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। नवजात में 300 तक हड्डी हो सकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी लंबी हड्डी फीमर है, इसे हिंदी में उरू भी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में मौजूद होता है और इसे रकाब भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार बिहार एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और ऑप्शन में फीमर ना दिया है ना, तो वहाँ पे क्या आंसर, जिसको उरू पता है वो करेंगे, नहीं तो आएंगे घर, है ना। तो उरू भी कहते हैं फीमर को और स्टेपिस को रकाब भी कहते हैं। ये बड़का और छोटका हड्डी है मानव शरीर में। टोटल 206 गो होता है, नवजात में 300 तक हो सकता है। हड्डी की बनावट ट्राई कैल्शियम फास्फेट से होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ट्राई कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन में नहीं है तो कैल्शियम और फास्फोरस हो सकता है। इनके अलावा मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, 24 गो पसलियां होती है मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर के अंदर कशेरुक की बात करेंगे तो 33 गो कशेरुक होते हैं मानव शरीर के अंदर। ये 33 से 35 के बीच में हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में क्रोमोजोम की बात करेंगे तो 46 गो होता है। मानव शरीर में मांसपेशियां की बात करेंगे तो 639 गो होते हैं। मानव शरीर में श्वसन दर कहेंगे तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होते हैं। मानव शरीर में हृदय की धड़कन की बात करेंगे तो 72 बार प्रति मिनट होता है औसतन। तो ये सब कुछ मानव शरीर से ध्यान रखना है। मैं आ रहा था हड्डी पढ़ाने तो मैं हड्डी की बात करता हूँ। मानव शरीर में जो सिर की हड्डी होते हैं ये आपका 29 गो होता है। जो गला से ऊपर वाला पोर्शन है, सर धड़ कलम से अलग कर दिया, क्या बोलते हैं भैया, तो जो सर है ना उसमें 29 गो हड्डी होता है, जिसमें ललाट में 8 गो, ललाट मतलब माथा, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो और हाइड में 1 गो होता है। तो ये टोटल को जोड़िएगा 4 पोर्शन को तो 29 मिल जाएगा आपका, है ना। यहाँ से पूछे जाते हैं, चेहरा की हड्डी काफी बार रेलवे पूछता है। इनके अलावा हड्डी से हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं, ये पॉइंट कभी भी पुराना नहीं होगा। हड्डियों से मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। और मानव शरीर में सबसे बड़ी जोड़ घुटनों का जोड़ होता है। अभी आपने देखा सबसे ज़्यादा भार सहने वाला जोड़ कुल्हों का हड्डी था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जोड़ संधि जो है ये घुटने की संधि है ना। और हड्डी से हड्डी को जो ज्वाइंट किया जाता है उसे लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी से जो मांसपेशियाँ ज्वाइंट होते हैं उसे टेंडन कहा जाता है। तो ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा हड्डियों के अध्ययन को अपन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कैल्शियम से कमी से हड्डियों की जो है कमजोरी आती है। और मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होती है। विटामिन के रिलेशन में बात करेंगे तो विटामिन डी के कमी से भी जो है हड्डियां कमजोर होती हैं, रिकेट्स इत्यादि बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियों की जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसीलिए छोटे बच्चे को जो है धूप में सुखाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ बात हमने हड्डी से संबंधित अपने शरीर के अंदर की बात करी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपने देख रहे हैं ये पैरासीटामोल 500 ई बुक का लुक है। ये 36 जो सीरीज चल रही है जिसमें 10 क्लास हुए सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए इसका लुक है। और ये रेलवे वाली क्लास की लुक है जो आप देख रहे हैं। और ये मोबाइल नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप कर कंटेंट को बाय करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है। गैर संवहनी पौधा ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा हो गया, थाइलोफाइटा हो गया। इन दोनों में क्या होता है, संवहनी उत्तक नहीं होता है। संवहनी उत्तक मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया है। अब एग्जैक्ट याद तो नहीं है कि कौन से क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन अभी हाल में ही पढ़ाए हैं। संवहनी उत्तक जो जाइलम है और आपका फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम 4 प्रकार के कोशिका से मिलके बने होते थे, ये भी पढ़ाए हैं। जाइलम से आपका जो है वाटर का सप्लाई होता है और फ्लोएम से जो है आपका फूड का सप्लाई होता है। इसको मैंने डायरेक्शन भी बताया था कि ये कैसे सप्लाई करता है। मान लीजिए ये एक पेड़ है ना, तो जाइलम की सप्लाई कैसे होगी, तो जाइलम क्या कर रहा है, जल की सप्लाई कर रहा है। तो जड़ से जल लेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये तो ब्रायोफाइटा सही मिलान किया गया है क्योंकि इसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इनके अलावा उलोथ्रिक्स थाइलोफाइटा में आ जाएगा, अपने आप में सही है। थाइलोफाइटा में भी संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। सरीसृप और कशेरुकी ये गलत किया गया और यही आपका आंसर होगा। देखिए सरीसृप जो है ये आपका कशेरुक में आता है। कशेरुक और अकशेरुक में क्या फर्क है, जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी न हो उसे हम कहते हैं अकशेरुकी। लेकिन सरीसृप में रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए यह क्या है, कशेरुकी है। हम चलते हैं आगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखिए कशेरुकी और अकशेरुकी को पहले समझ लेंगे तो चलेंगे आगे। जितने भी ऑप्शन है उनका व्याख्या करूंगा, एक्स्ट्रा डिटेल दूंगा, यही तो पढ़ाता हूँ। इस श्रेणी में रीढ़ की हड्डी, अस्थि, अच्छी तरीके से विकसित आंतरिक अस्थियों का ढांचा, मस्तिष्क के साथ सिर, द्विपक्षीय समरूपता तथा जटिल आंतरिक अंगों वाला जीवित जंतु शामिल है। जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण मैं और आप हूँ, है ना। ये हम लोग क्या है, कशेरुकी है ना। जिसमें अपने उदाहरण में स्तनधारी जैसे हम लोग, पक्षी,
सरीसृप, मछली, उभयचर, ये सब क्या है, ये सब कशेरुक है। ये सब क्या है, कशेरुक है। मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है भाई, है ना। ये सब क्या है, कशेरुक है, कशेरुकी प्राणी है। यहीं पर शीत रक्त प्राणी की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो ये सरीसृप भी शीत रक्त प्राणी है, उभयचर भी शीत रक्त प्राणी है, ठीक है। और ये पक्षी और स्तनधारी क्या है, ये जो है गर्म रक्त प्राणी है ना। ये ध्यान रखेंगे, यहीं से पूछा जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में ठंडा खून होता है और अपने लोगों के शरीर में गर्म खून होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वायुमंडल के बदलते हुए टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को हमें और आपको ढालना नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कुछ सरीसृप वगैरह है, ये जो कुछ उभयचर वगैरह है, इनको ढालना पड़ता है। इसीलिए मगरमच्छ धूप सुखाता आपको नजर आता होगा। इनके अलावा अकशेरुकी, इस श्रेणी में रीढ़ की अस्थि नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। इनके अलावा एक बाह्य कंकाल या नरम शरीर होता है जो एक खोल में बंद होते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोलस्का है। मोलस्का में आपने देखा होगा जो सीपी होता है, घोंघा होता है, ऑक्टोपस वगैरह होते हैं, ये सब मोलस्का में आते हैं। एनालिडा भी इसी में आ जाएगा। कीड़ा मकोड़ा जो आर्थ्रोपोडा है ये भी इसी में आ जाएगा, है ना। ये बातों सब समझ में तब आएगी जब आपने पिछला क्लास देखा होगा कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सब क्या होता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कीड़ा लिखा है तो ये समझिए आर्थ्रोपोडा है ना। इसके अलावा ये जेलीफिश वगैरह है तो ये मोलस्का वगैरह है। तो ये सब आ जाता है अकशेरुकी में। अकशेरुकी में एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एनटीपीसी के अंदर, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिया है कि भाई कशेरुकी में कौन सा ऐसा कशेरुकी है जो लुप्त प्रायः में सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है। देखिए ये लुप्त प्रायः शब्द आपको तभी समझ में आएगा जब रेलवे का क्लास 6 या 7 आपने देखा होगा, है ना, कि भाई उसमें जो है मैंने रेड डाटा बुक को अच्छे से समझाया है, IUCN को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में कई सारे चीज़ है, कई सारे कलर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक शब्द है लुप्त प्रायः, एक शब्द है विलुप्त, है ना। तो जो लुप्त प्रायः है ये इसका मतलब होता है कि अभी तो है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कशेरुकी में स्तनधारी लुप्त प्रायः में नॉमिनेट किए गए हैं रेड डाटा बुक के अंदर। समझ में आया बात। चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे। उपसमूह थाइलोफाइटा, अभी आपने ब्रायोफाइटा भी देखना है, ब्रायोफाइटा भी ऑप्शन में था, पहले थाइलोफाइटा देखते हैं। थाइलोफाइटा, इसके बारे में सबसे मोटी बात क्या है, ये सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। सजीव में पेड़ पौधे जीव जंतु सब आ जाते हैं, और जंतु कहेंगे तो सिर्फ एनिमल ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजीव कहेगा तो सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा होगा, और जंतु जगत की सबसे बड़ा समूह कहेगा तो आर्थ्रोपोडा होगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सभी पौधे जिनमें एक अच्छी तरीके से विभेदित शरीर संरचना की कमी होती है, इसे देखना है तो आप अपने हैंड पैप चापाकल पे जाइए, जहाँ पे काई लगी है शैवाल जैसे हरा हरा जो फिसलन क्रिएट करता है, वही है ये सब थाइलोफाइटा में आ जाते हैं, है ना। उसमें शरीर जो है किसी पार्ट में बटे हुए नहीं होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका जड़ कहाँ है, पत्ती कहाँ है, फूल कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये सब क्या एक्चुअली फूल तो होता ही नहीं, ठीक है। तो ये थाइलोफाइटा हो जाएंगे। थाइलोफाइट्स को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसमें कवक और जीवाणु भी आते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं आते। इनमें से अधिकांश जलीय हैं, संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। संवहनी उत्तक क्या होता है अभी समझाया था, जाइलम फ्लोएम, इसमें नहीं पाए जाएंगे। ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाए जाते हैं और थाइलोफाइटा में भी नहीं पाए जाते हैं। पानी और खनिज के परिवहन में मदद करते हैं, जो आपका संवहनी उत्तक है वो होता ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के पौधे ज्यादातर नमदार जगह पे होता है, नमी वाले स्थान पे होते हैं, है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल आएंगे, लाइकेन होगा, ये सहजीवता का संबंध रखता है। लाइकेन बताए थे क्या होता है, स्पाइरोगोयरा, चारा, ये सब थाइलोफाइटा के उदाहरण है। सजीव जगत की ये सबसे बड़ी समूह होती है आपके थाइलोफाइटा, और जंतु जगत की आपका आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे मैंने प्लांट को जो विभाजन किया गया है इसके हिसाब से एक चेन दिखाया हूँ आपको, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एक प्लांट है, इसको पहले अपन 2 पार्ट में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। ये क्रिप्टोगेम वाले ये जो पार्ट है ये क्या होता है, इसमें जो है आपका बीज फूल नहीं होते हैं, और ये जो आपका इधर वाला है इसमें आपका बीज होंगे, फूल भी होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे फेनरोगेम्स में आपका 2 भाग है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अपन क्या कहते हैं, नग्नबीजी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म को अपन क्या कहते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म को अपन आवृत बीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म को अपन क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहते हैं। आवृत बीजी कहने का मतलब इसका बीज जो है फल के बीच में ढका हुआ होता है, नग्नबीजी मतलब वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और इधर वाले तो देते ही नहीं है,
तो इसके बारे में क्या ही पढ़ना, ऊपर से हमने थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़ ही लिया है। चलते हैं आगे। अलगी फंगी तो अभी नाम सुने हैं और इसके बारे में कई बार मैं पढ़ा भी रखा हूँ। अभी जो आपने कशेरुकी देखा और अकशेरुकी देखा, इसका भी विभाजन है एनिमल किंगडम के अंदर। अब एनिमल में आते हैं तो यहाँ पे जो आपका वर्टेब्रेट्स है इसे कहते हैं कशेरुक, इनवर्टेब्रेट्स कहेंगे अकशेरुक। तो जो कशेरुक होते हैं ये जो 5 को अभी मैंने दिखाया, फिश होता है, एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल होता है, बर्ड्स होता है और ममल्स होता है। तो ये 5 को कशेरुक है ना। इसके अलावा ये एनालीडा है, एनालीडा पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है एनालीडा? जो भी लीच होते हैं, जो भी जोंक टाइप का होता है, जो भी केचुआ टाइप का होता है, यानी जिसका आकार ट्यूब के जैसा होता है, वो सब आपके एनालीडा फाइलम में आ जाएंगे। इनके अलावा मोलस्का, मोलस्का भी आपने पढ़ा है, जो जिसके शरीर तो होते हैं नम, लेकिन इसको ढकने के लिए बाहर से एक आवरण बनी होती है जैसे घोंघा सीपी, है ना। तो ये मोलस्का में आ जाते हैं, है ना। ये नोमेटोटेट्स है। इनके अलावा एंथ्रोपोडा, अर्थोपोडा होना चाहिए, अर्थोपोडा ही लिखा है, सही है, अर्थोपोडा। अर्थोपोडा मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कीट पतंग केकड़े भी आते हैं, मक्खी वगैरह भी आ जाते हैं इसमें अर्थोपोडा के अंदर। और ये जो है आपका जंतु जगत की सबसे बड़ी समूह है और इसमें क्या क्या आते हैं यहाँ पे लिखा गया, आर्किड आता है, इंसेक्ट आता है ना। चलते हैं आगे। ये तो चीज़ ऊपर समझ ही गए थे, बस कर ही दिखा दिया ताकि और अच्छे से दिमाग में फिट हो। ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा भी एक ऑप्शन में था जो गैर संवहनी उत्तक से मैच किया गया था। ब्रायोफाइटा ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं। ये तने पत्ती जैसी संरचनाओं और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर की बनावट में विभेदन दिखाते हैं। थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में मुख्यतः क्या अंतर है? थाइलोफाइटा ये जो विभाजन है वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा दिखाते हैं। थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या समानता है? दोनों में संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, याद होती चलेगी। इसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किसे भैया? ब्रायोफाइटा को पादप समूह का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है, अर्थात ये जल और स्थल दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसमें क्या होता है? संवहन के लिए एक विशेष उत्तक के अलावा, मतलब इसमें संवहनी उत्तक होते हैं। इसके अलावा पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित किया जाता है, जैसे हॉर्स टेल, है ना। जैसे टेरिडोफाइटा, अभी आपने देखा कि थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें शरीर, थाइलोफाइटा में शरीर विभाजित नहीं था, ब्रायोफाइटा में शरीर विभाजित था। थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में क्या था? संवहनी उत्तक नहीं था। लेकिन टेरिडोफाइटा इसके जस्ट उल्टा है। टेरिडोफाइटा में संवहन के लिए उत्तक भी है और इसके शरीर भी पार्ट में बटे हुए होते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अभी मैंने इमेज से समझाया था। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं, माफ कीजिएगा, इसे नग्न बीजी भी कह सकते हो, ठीक है। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म ये आवृत बीजी होते हैं और इनके जो बीज होते हैं वो फलों के बीच में ढके हुए होते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न राज्य और तथा विभिन्न राज्य केंद्र द्वारा चलाए गए योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? ये योजना जो चलाए गए अपने इंडिया के अंदर, चाहे तो राज्य चाहे तो केंद्र सरकार के द्वारा, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, ये आपसे पहचानना है। कथन पहला, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान करना है। एकदम सही है। ये 2021 में जो है लाया गया था 2.0। देखिए क्या है, 5 वर्ष के लिए चलाया गया था उज्ज्वला योजना। तो सबसे पहले क्या हुआ, उज्ज्वला योजना 2016 में चलाया गया था। जो BPL में नॉमिनेट महिला हैं उनको जो है आपका LPG कनेक्शन दिए जाने की बात कही गई थी, ठीक है। ये पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत चलाए गए थे। 1 मई 2016 को ये बलिया से स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, फिर इसमें दायरा को बढ़ाया गया 2018 में। 2018 में आप सिर्फ BPL वाली महिला नहीं, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, जिनको आपका कई सारे प्रधानमंत्री वाला योजना का लाभ मिलता हो वो भी एलिजिबल होंगे। यानी इसके दायरा को बढ़ाया गया 2018 में। फिर 2021 में इसके 2.0 का शुरुआत किया गया। तो ये अपने आप में सही है। और जब 2.0 की शुरुआत हुई उज्ज्वला योजना की, है ना, तो उसमें कहा गया कि भाई 1 करोड़ जो गरीब परिवार है उनको ये वाला LPG कनेक्शन जो है दिए जाएंगे। तो 10 मिलियन लिखा है, सही लिखा है। इनके अलावा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, यह हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख योजना है जो दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे और महिलाओं पर लागू होते हैं। दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे और महिलाओं पर लागू होते हैं, है ना। ये एकदम सही है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में चलते हैं सुख आश्रय योजना के नाम से। इन तीनों प्रकार के जो लोग हैं, चाहे दिव्यांग हो, अनाथ हो, या फिर जो महिलाएं समुदाय हैं, या फिर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उस पर भी लागू होते हैं ना। ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो आपका सीनियर सिटीजन है ना, इस पर भी लागू होता है, सीनियर सिटीजन पे। तो
ये भी ध्यान रखेंगे अपन। इनके अलावा कथन 3 है कि प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना जिसे 2023 में शुरू किया गया था, इसके प्रमुख उद्देश्य प्राचीन विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण है। नहीं, ये गलत है। जो आपका प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना है ये 2023 में स्टार्ट की गई थी है ना, 2023 में स्टार्ट की गई थी। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो रामसर साइट है उनका संरक्षण करना और संरक्षण के माध्यम से जो वहाँ के लोग हैं स्थानीय उनको जो है जीविका का अवसर प्रदान करना। ठीक है भाई, तो ये गलत मैच कर दिया गया है स्टेटमेंट 3, इसीलिए आपका स्टेटमेंट 3 आंसर हो गया है। अब आइए प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है मेरे भाई, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसमें बात करेंगे कि कितने आर्द्र भूमि का जो है काया पलट किए जाना है, तो 16 गो रामसर स्थल का जो है काया पलट किया जाना है। कौन सी योजना से? अमृत धरोहर योजना से। ठीक है, अमृत धरोहर योजना ये जो है आपका पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से की गई है। तो इसमें 2 गो मंत्रालय है आपका, एक पर्यटन मंत्रालय है और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इन दोनों को मिलीजुली परियोजना देखरेख में जो है ये वाला योजना चलाए जाएंगे, जिसमें 16 गो रामसर साइट को चिन्हित किया गया है। ठीक है, जैसे सिरपुर वगैरह जो मध्य प्रदेश में है ना। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हो गए। देखिए 2023 तक जो है ये रामसर का जो आंकड़ा है, और आपको एग्जाम में 2023 तक का ही पूछेगा, 75 गो था। फिर क्या हुआ, आर्द्र भूमि के अवसर पे 5 गो आ गया तो हो गया 80। अब फिर क्या हो गया 2 गो और आ गया है ना, तो क्या हो गया 82। और अब जब नया सरकार बन गया है ना, तो 3 गो और आ गया तो क्या हो गया 85। तो ये 85 गो रामसर स्थल जो है आपका हो गया है अब इंडिया में सबसे बड़ी रामसर स्थल कहेंगे तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल है, और सबसे छोटू रामसर स्थल कहेंगे तो रेणुका वेटलैंड, ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और इंडिया में पहली बार जो रामसर स्थल में शामिल हुआ ये है आपका चिल्का झील 1983। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था। प्रमुख उद्देश्य बीपीएल नामांकित 5 करोड़ परिवार में महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देना था। अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अति पिछड़ा वर्ग समेत है ना 7 श्रेणियों की महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई अब ये किसे मिलता है, तो अब ये सिर्फ बीपीएल होल्डर महिलाओं को ही नहीं दिया जाता। अभी जितने भी मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी श्रेणी के लोगों को मिलते हैं आफ्टर 2018 है ना। इसके अलावा इनकी मंत्रालय आप देख ही लिया, और ये 2016 में पहला फेज आया था, दूसरा फेज आया 2021 में 2.0। अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना में 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। तो ये 2.0 कहेगा तो 2021 में, खाली उज्ज्वला योजना या फिर 0.1 कहेगा तो आपका 2016 में होगा। ठीक है, इनके अलावा दोनों ही उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ था। पहले वाला जो हुआ था 2016 में वो बलिया से हुआ था, और दूसरा वाला जो हुआ सेकेंड फेज ये आपका महोबा से हुआ है। महोबा उत्तर प्रदेश में, जहाँ आल्हा उदल आप जानते होंगे, ये बुंदेलखंड रीजन का एक क्षेत्र है। जो बांदा वहाँ का बेस्ट जगह है, बांदा स्टेशन, उसी से थोड़ा आगे महोबा है ना। ये मानिकपुर झांसी रूट में पड़ती है। इनके अलावा गर्दी या गर्दी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका पदुचेरी से संबंधित है गर्दी नृत्य है ना। गर्दी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश के नृत्य में जो है ना रामायण की कैरेक्टर पे आधारित होते हैं या फिर रामायण से संबंधित है। तो ये जो गर्दी नृत्य है ये रामायण की कथा पर आधारित होते हैं। ठीक है, इनके अलावा राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है आपका मणिपुरी नृत्य, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय तथा इस्लामी कला का मिश्रण वाला जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कथक है, जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। भगवान शंकर और ब्रह्मा से संबंधित आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है, तथा इसे सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। नोट पे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, नृत्य से संबंधित और जानकारी के लिए टॉपिक वाइज क्षेत्र देख लीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारे सेक्शन को स्किप कर देता हूँ जो नए सीरीज चल रहे हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो। इसमें आप वायसराय वाला क्वेश्चन नहीं देखते हैं, नृत्य वाला नहीं देखते हैं, खेल वाला जनरली नहीं देखते हैं, आर्टिकल डायरेक्ट नहीं देखते हैं, है ना।
कई ऐसे चीज़ हैं जो आप इसमें लगभग नहीं देखते हैं, पॉपुलर आदमी नहीं देखते हैं, टॉप किताब नहीं देखते हैं। ये सब कहाँ आप मिलेगा? आपको टॉपिक वाइज क्षेत्र में मिलेगा, है ना, जो आपको PDF बाय करते ही दे दिया जाता है। तो वहाँ से आप उन्हें कवर जरूर कर रहे होंगे, आशा करते हैं। संविधान के 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किस किस राज्यों की जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख किया गया है? जो आपका 6th शेड्यूल है संविधान के अंदर, है ना, उसमें जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के कौन कौन से स्टेट का समावेशन है। तो यहाँ पे आप असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों के जो हैं आपके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं 6ठे अनुसूची में, है ना। इनके अलावा वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी, तो 4 को जो अनुसूचियां बढ़े हैं ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है जरूरत पड़ने पे। इनके अलावा संविधान के 2य अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाली वेतन और पेंशन का उल्लेख है। तो अगर आपसे कहे कोई भी सम्मानगंज जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं अपने संवैधानिक स्तर पे, केंद्र स्तर पे, तो उनकी जो आपका वेतन भत्ते की बात है ये 2nd शेड्यूल में मिल जाएंगे। संविधान के जो आपके 3rd शेड्यूल है वहाँ पे जो भी पदाधिकारीगण होते हैं उनकी जो ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। 4 में आएंगे तो यहाँ पे राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, जो सीटों का आवंटन होता है, एलोकेशन होता है, बंटवारा होता है, उनकी बात अपन शेड्यूल नंबर 4 में देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में ये शेड्यूल आपका 5वां बताता है। और 6 में अभी आपने देखा कोई विशेष रूप से पूर्वोत्तर रीजन के प्रशासन क्षेत्र को देखते हैं, जनजातीय वाला। 7 में अगर बात करेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों का जो है मिला जुला कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। संघ, राज्य और संवर्ती क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। संघ में संघ कानून बनाते हैं, राज्य में राज्य बनाते हैं, और संवर्ती में दोनों को मिले जुले मन से कानून बनती है। लेकिन राज्य सूची पर भी संघ सूची कानून बना सकता है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। इनके अलावा सबसे अधिक विषय भी संघ में है, 100 विषय है, फिर राज्य में है, और सबसे कम जो है आपका संवर्ती सूची में है। 8वीं अनुसूची में कितने गो भाषा है? 22 गो भाषा है। और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाषा थे? 14 गो भाषा थे, है ना। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अपन इसे कह देते हैं। इसे अगर फुल फॉर्म में डिटेल में समझे तो क्या है? ये राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख है। इनके अलावा दल बदल से संबंधित ये आपके 10वीं अनुसूची में है, 1952, ये काफी पूछे जाते हैं। इनके अलावा 11वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन होगा, दल बदल से, माफ कीजिएगा, ठीक है, 1952 बोला गया था। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। तो ये कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित जो है आपके 29 गो विषय को शामिल किया गया है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। इनके अलावा 14 गो भाषा था जब संविधान बना, बता दिया था। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, है ना, ये आपका एक रिएक्शन दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे CaOCl2 प्लस H2E ये बन रहा है, तो CaOCl2 को कैल्शियम ... के रूप में जाना जाता है। मैंने ये जो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण हो गया आपका बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से, जो का आपका ये विरंजक चूर्ण और ये जल का निर्माण हुआ है, तो इस विरंजक चूर्ण को कैल्शियम के फॉर्मेट में कौन सा नाम है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है भाई। इस फिलर में इस जगह पे क्या आएगा? ऑक्सीक्लोराइड आएगा, तभी ये सेंटेंस पूर्ण हो जाएगी, है ना। वैसे आपका विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं, वहां पे राइट होता है, ठीक है भाई। तो ये तीनों चारों नाम इसी का हो जाएगा। ये बनाने की विधि क्या होता है? बुझा हुआ चूना पे, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है, आइए समझते हैं। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पे, है ना, बुझा हुआ चूने पे क्लोरीन गैस की क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। यह टेक्सटाइल उद्योग में ब्लीच के लिए, रंग वाला जो ब्लीच होता है, जो रंजक फैक्ट्री वगैरह होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। कीटनाशक के रूप में जो टॉयलेट वगैरह होता है उसके आसपास जीवाणु को मारने के लिए छींट देते हैं। तो ये सब आपका विरंजक चूर्ण का उत्पाद है। बनाने की विधि जरूर याद रखिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है ना। इनके अलावा
कैल्शियम सल्फेट है ना CaSO4 और पानी H2O के संयोग से जिप्सम बनता है। ये जिप्सम का सूत्र है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, CaSO4 × 2H2O होता है। जब इसी जिप्सम में से निर्जलीकरण होता है, यानी इसके जो है 3 भाग जल का नाश हो जाता है, 3 भाग जल सुखा दिया जाता है, तो ये बच जाता है CaSO4 × ½ H2O बचता है। तो यही आपका जो है ना क्या कहलाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखना है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जिप्सम के निर्जलीकरण से होता है। निर्जलीकरण मतलब टेम्परेचर देंगे तभी तो जल उड़ेगा भाई, जल सूखेगा। और ये टेम्परेचर का वैल्यू भी जरूर याद रखना है, क्योंकि ग्रुप डी 2022 में इसके जो है आपका सेल्सियस या डिग्री जो भी में आपका मतलब ये जो जितने भी टेम्परेचर चाहिए ये पार्टिकुलर पूछा गया है। ठीक है, तो जब कैल्शियम सल्फेट और जल के संयोग से पहले तो जिप्सम का निर्माण होता है, ये एक अलग बात हो गई। और जब इसी जिप्सम को लगभग 140 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके 3 भाग जल जो है उड़ जाता है, और जो शेष जल बचता है वह ½ भाग बचता है। और कैल्शियम सल्फेट के इसी ½ भाग के जल के साथ के मिलन को क्या कहते हैं, POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम भी डिमांड करता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे। ठीक है, इसका उपयोग चिकित्सा प्रणाली में होगा, मूर्ति बनाने इत्यादि बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में भी होता है। साधारण नमक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के संयोग से खाने वाला सोडा बनता है। साधारण नमक NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और अमोनिया के संयोग से आपका क्या बनते हैं, खाने वाला सोडा बनता है। खाना वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहता है, इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। ठीक है, इसे रसायन के भाषा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये सभी इसी का नाम है। कैसे निर्माण होगा, साधारण नमक से अमोनिया की प्रतिक्रिया से। बेकिंग सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण आपके नीचे दिए गए हैं, NaCl 2H2O CO2 + NH3, ये अमोनिया है और ये आपका नमक है। ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थिति चाहिए, तब आपका जो है यहाँ पे खाने वाला सोडा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा धोने वाला सोडा को सीधे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसमें बाई शब्द हट जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, इसमें H नहीं रहता है ना। और ये देखिए NaHCO3, जब आप खाने वाला सोडा, यथार्थ ये आपका बेकिंग सोडा है, जैसे अभी आपने ऊपर में इसका निर्माण भी किया है रासायनिक समीकरण के द्वारा। जब इस पे हीट आप देंगे, जब आप इस पे ताप देंगे है ना, तो आपका जो है Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, कोई भी बच्चा मुझे कमेंट कीजिएगा। संयोजन हुआ, वियोजन हुआ है ना, या फिर रेडॉक्स हुआ, ये 3 वही ऑप्शन देते हैं। बताइएगा ये संयोजन हुआ, वियोजन हुआ या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, क्योंकि इसमें हीट की उपस्थिति से भी आपको तुरंत याद आना चाहिए। इनके अलावा आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध स्थापित करते हुए मीथेन CH4 में N का मान याद कीजिए। VVI करेंगे, पिछले सब एग्जाम में भी पूछा गया है, बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, और बहुत सा झुटपुटिया क्वेश्चन है, फ्री का नंबर दे जाता है एग्जामिनर आपको। ठीक है, तो ये 16/13 आंसर होगा। और ये कैसे होता है आंसर बता देते हैं। पहले आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये है कि आणविक सूत्र बराबर N × मूलानुपाती सूत्र होता है। आणविक सूत्र मतलब क्या होता है, आणविक सूत्र बाहर मतलब क्या होता है, टोटल द्रव्यमान को जोड़ देना है। जैसे मीथेन का क्या होता है CH4, तो C का कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 4 टाइम है तो 4 से गुना कर देंगे, तो 12 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसका आणविक सूत्र भार मीथेन का कितना हो गया 16, और इसका जो है आपका मूलानुपाती सूत्र मतलब इसमें किस किस चीज का, कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो एक तो कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों को है ना सीधे इसका जो है द्रव्यमान जोड़ेंगे। ये कितनी बार आया है इसमें जो है काउंट नहीं करेंगे, तो सीधे 12 और 1 13 हो जाएगा। तो 16/13 जो है आपका आंसर हो जाएगा इस सूत्र से, क्योंकि आणविक सूत्र बराबर N × मूलानुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र कितना निकला 16, और 16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा N × 13 मूलानुपाती, और इसी N का वैल्यू निकालेंगे तो 13/16 आंसर हो जाएगा, 16/13 माफ कीजिएगा। तो ये आपका आंसर है ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपका परसेंटेज निकालने में बताया था, वहां पर भी यही चीज काम करता है ना, वहां पर भी यही चीज काम करता है ना। जैसे कोई एक चीज ले लेंगे, फिर उसका पूरा द्रव्यमान जोड़ लेंगे, देख लेंगे कि कितना आया। जैसे मान लीजिए किसी चीज का 100 आ गया पूरा द्रव्यमान जोड़ने का, तो 100 मतलब 100% है, तो उसमें किसी एक पार्टिकुलर चीज, मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर चीज उसमें एक कार्बन भी है, तो कार्बन 12 होता है, तो 12% हो जाएगा। बताए थे पिछले क्लास में, देखिएगा। इनके अलावा किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है, अर्थात यहाँ भी एक सूत्र है, आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने वाष्प
घनत्व, तो पिछला ड्राइवर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे सूत्र पूछा गया है। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। आणविक द्रव्यमान मतलब क्या होता है? आणविक द्रव्यमान अभी आपने देखा ऊपर। अब वाष्प घनत्व निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, वाष्प घनत्व निकल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं मीथेन का ही ले लूँ तो मीथेन का भी आपने आणविक द्रव्यमान निकाला था, कितना? 12 4 16, 12 प्लस 1 गुने 4 बराबर 16। तो आणविक द्रव्यमान भार हमारा निकल गया। अब 2 गुने वाष्प घनत्व होता है तो 16 बराबर 2 गुने, है ना, वेपर और डेंसिटी VD लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 8 नहीं हो जाएगा, VD बराबर मीथेन के लिए VD कितना हो जाएगा? 8। तो मीथेन का वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये 2 चीज आज ही सीख लेना है तुरंत, और 1-2 लिख के खुद से प्रैक्टिस भी करना है। मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दे दिया है। एक पॉइंट और याद रखना है, सामान्य तापमान और दाब पर किसी भी आदर्श गैस में 1 मोल का जो आयतन होता है ये 22.4 लीटर होता है। ये जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे एग्जामिनर, है ना। इनके अलावा ये HW होमवर्क है, ये आप 2 लोगों का, है ना। उपयुक्त सूत्र और तरीके का प्रयोग करते हुए बेंजीन में N का मान ज्ञात कीजिए। बेंजीन का सूत्र लिख देता हूँ, C6H6 होता है ना। विरंजक चूर्ण का वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी आपने विरंजक चूर्ण ऊपर बनाया था, CaOCl2 होता है ना। इसका जो है आपका वाष्प घनत्व निकालना है, ठीक है भैया। तो देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर दे पाते हैं। इनके अलावा बीज का कौन सा भाग अंकुरन की जड़ बनता है? जो अंकुरित होता है बीज, तो उसका कौन सा पोर्शन जो है जड़ का निर्माण करता है? तो रेडिकल या मूलांकुर जिसे कहते हैं। ये रेडिकल या मूलांकुर क्या होता है कि जैसे ही कोई बीज जो है अंकुरित होते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ जाने वाला चीज हो जाता है। कौन सा? रेडिकल या मूलांकुर, जो जड़ बन जाता है ना, ये क्या बन जाता है? जड़ बन जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? मूलांकुर या रेडिकल होगा। इसके बारे में दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकुरित होते हुए बीज का कौन सा पार्ट नीचे की तरफ गति करता है? तो मूलांकुर या रेडिकल, ठीक है मेरे भाई। एक और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति करता है, तो भी आपका क्या होगा? मूलांकुर, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण अपने को नीचे की तरफ खींचता है पृथ्वी के रिलेशन में कोई भी चीज। तो बातों को समझेंगे, है ना, तो काम आसान होगा। इसके अलावा मूलांकुर में विकसित हुए भाग ही जमीन के नीचे की ओर जाती है और जड़ बन जाती है। फ्यूमल होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गलत लिखा गया है। फ्यूमल भ्रूण के पौधे का अल्प विकसित तना होता है, फ्यूमल होगा यहाँ पे, पल्म्यूल नहीं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक सेकंड, सही है जी, है ना, जो ऊपर की तरफ विकसित करता है तथा बाद में तना का निर्माण करता है। प्रांकुर में पाए जाने वाले नोड से पत्तियों का निर्माण होता है। यहाँ पे हमको हिंदी में पढ़ना है, तो 2 चीज याद रखना है, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर आपका जड़ बनेगा, और जो प्रांकुर है ना, जो प्रांकुर है ये आपका, है ना, अविकसित तना होता है जो बाद में एक मेन तना का निर्माण करता है। और जो पत्ती होता है ना, वो तना के पास एक नोड होता है। देखते नहीं कि पत्ता जहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे एक नोड टाइप से होता है, इसमें जो है आपका पत्ता लगा होता है ऐसे, है ना। तो ये नोड से पत्ते का निर्माण होता है। तो 2 चीज याद रखना है, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर जड़ बनेगा, प्रांकुर से तना और पत्तियों का निर्माण होती है बाद में, है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट पूछेगा कि पत्ती कहाँ से निकलता है, तो तना के नोड से निकलता है, ठीक है। ये आपका जो है इमेज है, यहाँ से आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए ये है आपका रेडिकल, पहले ये फूटा और ये नीचे की तरफ आवा, तो ये क्या बन गया? जड़ बन गया। तो ये रेडिकल क्या बन गया? जड़ बन गया। और अभी जो आपने देखा ये प्रांकुर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये प्रांकुर है ना। ये जो अर्ध विकसित तना या पत्ती है, यही बड़ा होके एक तना का निर्माण करता है, और जब पत्ती बनता है तो यहाँ ये नोड से बनता है। ये तना के जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे इसके डंठल लगे हुए हैं, इसे नोड कहा जाता है, ठीक है। और पूर्ण विकसित पत्ता ये है, ये पूर्ण विकसित पत्ता नहीं होता है, इससे तो तना बनना है अभी। इनके अलावा पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया स्टोमेटा से होती है, और ये स्टोमेटा कहाँ पे पाई जाती है? पत्तियों के बाहरी त्वचा में अति सूक्ष्म छिद्र होता है, इसे रंध्र भी कहा जाता है। और ये किसके साथ घिरे होते हैं जो स्टोमेटा होते हैं? तो ये रक्षक कोशिकाएं, प्रोटेक्शन जो आपका सेल होता है, प्रोटेक्टन सेल, तो उसके इर्द गिर्द घिरे हुए होते हैं। पेड़ पौधों के आकार या रूप अर्थात बाहरी आकृति का अध्ययन को आकारिकी कहा जाता है। जैसे आपने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसे कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के जो स्ट्रक्चर वगैरह का अध्ययन किया जाता है उसे आकारिकी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विलयन को गर्म कर लिए, धीरे धीरे ठंडा करके ठोस बना रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रवाकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए इस प्रकार के कई सारे सूत्र होते हैं और जिसका एग्जामिनर जो है उदाहरण भी आपसे डिमांड करता है। तो आइए मिश्रण को अलग करने की विभिन्न विधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में है आसवन। आसवन को अपन अंग्रेजी में डिस्टिलेशन कहते हैं। किसी भी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की पराक्रम ने प्रक्रिया या फिर जो है विधि लिख सकते हैं। पराक्रम मतलब ताकत हो गया भाई, है ना, यहाँ पे प्रक्रिया लिखना होगा, मैं करेक्शन करके दूंगा। आसवन किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को जो है आसवन कहते हैं, है ना। इस विधि में समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे नीचे से समुद्री जल ले लो, नीचे से टेम्परेचर दो और उसका जो वेपर निकलेगा उसको जो है दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लो, तो वही आपका शुद्ध जल हो जाएगा, नमक नीचे बैठ जाएगा। ये क्या है, डिस्टिलेशन है। इनके अलावा प्रभाजी आसवन, ये जो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यानी आंशिक डिस्टिलेशन है ना। ऐसे मिश्रण से वैसे पदार्थों का जो है अलगाव किया जाता है या शुद्धिकरण किया जाता है जिसमें क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल, मिट्टी का तेल जो भी होती है, ये प्रभाजी आसवन से शुद्ध किए जाते हैं। भाप आसवन, भाप आसवन से वैसे पदार्थ को शुद्ध किया जाता है ना, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना, जल में घुलनशील नहीं होते हैं परंतु वाष्पशील हो जाते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे, है ना, वाष्पशील हो जाते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे। तो ऐसे पदार्थों को अपन भाप आसवन से शुद्ध करते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आपने 3 प्रकार के देखा है, एक डिस्टिलेशन देखा है, एक पार्शियल डिस्टिलेशन देखा है और आपका स्टीम डिस्टिलेशन देखा है, ठीक है। तो ये जो है आपका डिस्टिलेशन लिखा गया है जी, यहाँ पे डिस्टिलेशन, है ना, ये डिस्टिलेशन लिखा है, यहाँ पे गलत टाइप कर दिया 2-3 जगह, मैं आपको करेक्शन करके दूंगा, बातों को समझिए, है ना। देखिए आपने एक आसवन देखा डिस्टिलेशन, जिससे समुद्र की जल शुद्ध होता है, नीचे से टेम्परेचर दीजिए, नमक बैठ जाएगा, जल जो है वाष्प के रूप में अलग एकत्रित हो जाएगा। एक पार्शली डिस्टिलेशन देखा आपने, वो क्या होता है, पार्शली डिस्टिलेशन जिसके क्वथनांकों के बीच कम का अंतर होता है, जैसे किरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल, है ना, पेट्रोल, ये सब जो है आपका पार्शली डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन से शुद्ध किए जाते हैं। एक आपने वेपर डिस्टिलेशन देखा, इसमें क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जल में अघुलनशील है लेकिन एक विशेष टेम्परेचर पे वाष्पशील होता हो, तो ऐसे पदार्थ को भाप वाला विधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है, जैसे मिथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। चलते हैं आगे। ऑस्मोसिस, ये काफी पूछे जाते हैं। एक ऑस्मोसिस होता है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। जैसे मरा हुआ मुर्दा आपने देखा होगा फूल जाता है पानी में तैरने लगता है, फूल जाता है। इस सब में यही सब जिम्मेवार है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस है, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ गति करते हैं। जो ऑस्मोसिस होते हैं वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जो है गति करते हैं। जैसे किशमिश को अगर आप जल में डाल देंगे तो उसका फूलना स्टार्ट हो जाएगा। जल की सांद्रता कम है तो ये जो है अधिक सांद्रता किशमिश की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, फुला देता है। वहीं अधिक सांद्रण वाले नमक या चीनी के घोल में अंगूर को डालने पर इसका पिचकना, तो ये जो है आपका ऑस्मोसिस का उदाहरण हो जाएगा। ठोस का द्रव्य में बदलना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट होते हैं किसी किसी चीज का, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। द्रव का ठोस में बदलना, जमना, इसे फ्रीजिंग कहते हैं, है ना। द्रव का ठोस में जमना फ्रीजिंग कहते हैं। गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जिसे कहते हैं। ठोस का सीधे गैस में अगर बदलता है ना, जैसे कपूर वगैरह, सब्लिमेशन। और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली है इन वाले पार्टिकुलर पॉइंट से आपके एग्जाम में, है ना। इनके कुछ उदाहरण कपूर है, आयोडीन है, गंधक है, बेंजोइक अम्ल है, नेफ्थलीन है, आइडोफॉर्म है ना। ये सभी के सभी जो है इस प्रक्रिया से गुजर सकती है, सब्लिमेशन प्रक्रिया से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाते हैं, संघनन कहलाते हैं, कंडेंसेशन कहलाते हैं। वाष्प का द्रव में बदलना। एक बात और ध्यान रखिएगा, ठोस से जो है फिर बनेगा आपका द्रव और फिर आपका बनेगा गैस। तो इसमें जो है उष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये उष्मा सोखी प्रक्रम है ना। और इसके उल्टा अगर कर लेंगे गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो ये उष्मा क्षेपी होगा, उसमें उष्मा रिलीज होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पदार्थ की चौथा अवस्था भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाता है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा अपना पदार्थ का चौथा अवस्था। और पांचवा अवस्था भी पूछा जाता है, बोस कंडेंसेट होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट और छूट गया है, मैं ऐड करके दे दूंगा।
अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत अभियान के तहत जीता गया पहला स्थान कौन सा था? तो देवगिरी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के सबसे जो है पॉपुलर शासक हैं। अलाउद्दीन खिलजी की शासन अवधि की बात करें 1296 से 1316 लगभग आपका 20 साल तक शासन किया था। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को सेलेक्ट किया था। दक्षिण अभियान के तहत सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया और जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तब वहां का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है भैया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का जो क्रम है देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार, केरल, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राज्याभिषेक बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में करवाया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लाल महल का निर्माण किसने करवाया? तो बलबन ने करवाया। लेकिन लाल महल का निर्माण शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, है ना, उनके द्वारा भी करवाए गए थे जो पूना में है। ठीक है मेरे भाई, तो ये अलग से ध्यान रखेंगे। तो एगो लाल महल का निर्माण बलबन ने भी करवाया है और उसी लाल महल में जो है अलाउद्दीन खिलजी अपना जो है कोरोनेशन करवाते हैं। इन्होंने हजार खंबा महल, हौजे आला तालाब, अलाई दरवाजा, जमात खाना, मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अस्थायी सेना रखना, सेना को नगद वेतन देना इत्यादि की प्रथा भी चलाई थी। नोट करके यहाँ पे लिखा है पुणे के लाल महल का निर्माण जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले के द्वारा करवाया गया था। इनके अलावा बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहते हैं, इनके द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि के दौरान ही हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य के अधीन टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था और दिल्ली सल्तनत पे अगर बात कहेगा सबसे अधिक दिन तक तुगलक वंश ने किया था। ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 गो जो वंश हुआ, एगो संगम हुआ, तुलुभ हुआ, अरबिदु हुआ। तो ये 4 गो वंश में सबसे अधिक दिन तक संगम ने शासन किया था। यहाँ पे लिखा है जो आपका कृष्णदेव राय है ये तुलुभ वंश से रिलेशन रखते थे, तो इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है महान शासक कृष्णदेव राय तुलुभ वंश से संबंधित है और इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में जो है बाबर के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के किया था। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्ता था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कफडीसेस थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल थे। तो इस प्रकार से जो है आपके कई सारे ऐतिहासिक वंश हैं जहां से आपके संस्थापक पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट रख दिया है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुए थे। प्रारंभिक राजधानी इसके पुरुषपुर थे और सेकेंडरी राजधानी मथुरा था। उसी प्रकार से जो कला की गंधार शैली है तथा मथुरा शैली है ये कनिष्क के काल में ही आया था। कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग की खोज की थी, रेशम मार्ग, ये भी पूछा जाता है ना। इनके अलावा जो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। हर्षवर्धन के भी प्रारंभिक और सेकेंडरी राजधानी पूछता है तो प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर जो उनको विरासत में मिला था उनके भाई के बाद, है ना, और अपनी उन्होंने खुद का राजधानी क्रिएट किया कन्नौज। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच ये भी आपका कन्नौज के मामले पे ही हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप जल में अघुलनशील होता है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्मेट है जो जल में नहीं घुलते हैं अर्थात अघुलनशील होता है? तो ये जो आपका है ना पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं आपके सेलुलोज वगैरह, है ना, ये आपका जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है। मानव शरीर में मुख्य भोजन के जो अवयव हैं ये 3 चीजों को शामिल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये सब अपने को क्या ऊर्जा देने वाले पार्ट है ना। विटामिन, फाइबर, जल, ये सब क्या होता है? ऊर्जा नहीं देते हैं। ये जो है ये 3 जो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये ऊर्जा देने का काम करता है। ये भोजन का 3 प्रमुख अवयव है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, है ना, शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है, जबकि प्रोटीन शरीर में निर्माण में भाग लेती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। प्रोटीन शब्द का खोज 1838 ईस्वी में बर्जेलियस महोदय ने किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था? बर्जेलियस। और विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे फंग। तो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट में कई प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। यह जल में घुलनशील होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, ये सब क्या है? ग्लैक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड
मोनोसेक्राइड है, यानी ये तुरंत जल में घुलनशील हो जाता है, इसे दहन की कोई जरूरत नहीं होती है, तुरंत ही ऊर्जा दे देता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एथलीट को अगर तत्क्षणिक ऊर्जा चाहिए तो इनमें से कौन सा लेगा, तो ग्लूकोज पिएगा, तुरंत ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा है डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स क्या होता है, ये इनमें मोनोसैक्राइड के दो भाग होते हैं, दो अणु होते हैं, है ना। यह जल में घुलनशील होती है, यह भी जल में घुलनशील होती है। उदाहरण माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इनको जब आप तोड़िएगा तो दूध को अवयव बनेगा जो दोनों मोनोसैक्राइड होगा। इनके अलावा एगो पॉलीसैक्राइड्स होता है। पॉलीसैक्राइड ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप है। यह जल में अघुलनशील होता है, यह जल में नहीं घुलता है ना। इसमें मोनोसैक्राइड्स के कई सारे अणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, कैटीन हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, एक ग्लाइकोजेन से क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपका जो लीवर है, यकृत है, ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित करता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे जो है काम में लेता है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 और 1 ग्राम प्रोटीन भी लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा ही देती है। मानव शरीर में 20 प्रकार की एमिनो एसिड पाई जाती है और एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन जब टूट जाता है तो भी एमिनो एसिड बनता है। कुल मिला के प्रोटीन ही एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ही प्रोटीन है। समझ में आई कि नहीं बात, इतना समझ लीजिएगा काम होगा, है ना। एमिनो एसिड का मुख्य अवयव जो है प्रोटीन है, प्रोटीन का मुख्य अवयव एमिनो एसिड, ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, इनके अलावा मानव शरीर में प्रोटीन को पचाने वाली जो एंजाइम है, ये आपका पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है। ये सब क्या है, प्रोटीन पाचन वाला एंजाइम है, लेकिन ये अलग अलग जगह से निकलती है। रेनिन एक अलग प्रकार के विशेष प्रोटीन को पहुंचाते हैं, दुग्ध उत्पाद की प्रोटीन को पहुंचाते हैं। मानव शरीर में कुछ अन्य तत्व जो जरूरी है परंतु ऊर्जा नहीं देते, जैसे विटामिन, खनिज, लवण। ये जरूरी तो है शरीर को फिट रखने के लिए, आंतरिक क्रिया को संचालित करने के लिए, लेकिन यह ऊर्जा नहीं देता है। इनके अलावा सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, इस सेंधा नमक की खनिजीय नाम हेलाइट है। हेलाइट है ना, हाइलाइट नहीं रे, हेलाइट, हेलाइट है ना। सेंधा नमक को टेबल साल्ट या खनिज नमक भी कहा जाता है। NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। पिछले क्लास में हमने सेंधा नमक के बारे में बताए थे, है ना भाई। अपवर्तनांक में चाल वाला जो आपका सूत्र क्रिएट करके बताए थे कि एक से हमेशा ज़्यादा होता है ना। बहुत सारे चीज़ों को बताया था, किरोसिन का बताया था, सेंधा नमक का बताया था, और भी बहुत सारे चीज़ बताए थे। डायरेक्ट वो भी पूछा जाता है, अपवर्तनांक, है ना। हीरा का भी बताया था। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में इसका स्त्राव पेट से होती है। इस अम्ल को नमक का अम्ल भी कहा जाता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 नाम हो गया। एक तो अपने आप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, दूसरा म्यूरेटिक अम्ल हो गया, और तीसरा नमक का अम्ल हो गया। पिछले क्लास में हमने बिट्रोल वाला सभी और आपका जो है साल्ट पीटर वाला सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ लिया था, दोबारा नहीं पढ़ेंगे इस सीरीज में। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र, एगो तो खाली सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो H2SO4 होता है, एक होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2H2O7। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम ओलियम होता है, ओलियम, है ना। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए जस्ट, नहीं तो पिछले क्लास में ये वाला पॉइंट पार्टिकुलर हो चुका था। इनके अलावा N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में किया जाता है बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए। AgCl को सिल्वर क्लोराइड या हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जबकि AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक कहा जाता है। Hg मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। इसे यह धातु जो है कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, पारा, और इसका इस्तेमाल आपका जो है थर्मामीटर इत्यादि में किए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रसार अच्छा होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र C6H6Cl6 होती है, इसका व्यापारिक नाम आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा फिनोल जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है, इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ये बताने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको बेंजल्डिहाइड इत्यादि पढ़ाया था, है ना, तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया है। ये दूसरा या तीसरा क्लास होगा मेरे ख्याल में। इनके अलावा एक टॉल्विन भी पढ़ाए हैं आपको, C6H5CH3 होता है टॉल्विन, तो वो भी ध्यान रख लेना। इनके अलावा आवेग, संवेग तथा कोणीय विस्थापन में कौन सा एक बीमाहीन राशि है जिसका कोई बीमा नहीं है ना। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये आपका कोणीय विस्थापन जो है, इसका कोई बीमा नहीं होता। अच्छे से समझेंगे यहाँ पे बीमा वाली बात। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। ये कैसे होता है नीचे देखेंगे। यह एक बीमाहीन राशि है। आवेग जिसे अंग्रेजी में इम्पल्स कहते हैं, ये आपका फोर्स गुने टाइम होता है, बल गुने समय होता है। इसका मात्रक, बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है, SI मात्रक अगर आप इधर वाले चीज़ों में तोड़ेंगे तो किलोग्राम
मीटर, सेकेंड इनवर्स 2 और गुने समय हो जाएगा टाइम का। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो MLT इनवर्स 1 हो जाएगा आपका क्या, आवेग का बीमा। ये बीमा कैसे बनता है, मात्रक से ही बनता है। इसके लिए अगर आपको मात्रक याद है तो बीमा आराम से निकाल सकेंगे। देखिए केजी किसका होता है, जो 7 को आपका बेसिक मात्रक है वहां से वो भी चीज याद होना चाहिए। तो किलोग्राम किसका होता है, मास का होता है, तो यहाँ पे हमने m लिख दिया है। ये मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, तो हमने l लिख दिया है। और सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है, तो हमने t लिख दिया है। अब ये जिस फॉर्मेट में है वैसे ही पावर इसको दे देना है। तो किलोग्राम एक बार तो m एक बार, मीटर कितने बार, एक बार, तो l एक बार, और s के ऊपर क्या है, -2 पावर है, तो यहाँ पे t के ऊपर क्या हो जाएगा, -1। -1 कैसे हो गया, क्योंकि एक बार s यहाँ पे गुना में भी है, तो 2 बार घाटा का, एक बार प्लस का, तो एक बार घाटा बचा, तो इसीलिए यहाँ पे MLT इनवर्स 1 हो गया। आवेग का बीमा, अब आपने देखा बीमा निकालने के लिए आपको मात्रक बहुत जरूरी है, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन CGS पद्धति में इसका मात्रक डायन भी होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के सेकेंड नियम से बल का समीकरण F बराबर ma प्राप्त होता है, ठीक है ना, मास गुने एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना। इनके अलावा यहाँ पे एक चार्ट है जहां से आपको बहुत सारे चीजों का मात्रक इत्यादि को समझना है ना। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब दूरी का क्या होता है, मीटर, मात्रक। समय का क्या होता है, समय। तो इसको अगर अपन बैलेंस करेंगे, एक वर्ड में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, MS इनवर्स 1, है ना, MS इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब m क्या होता है, m क्या होता है, m क्या होता है, मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो l हो गया, l हमने लिख लिया। और s कितना होता है, s किसका होता है, टाइम का, तो हमने t लिख लिया। और s के ऊपर -1 है, तो या तो इसका बीमा LT इनवर्स 1 होगा, है ना, या फिर इसका बीमा m के पावर 0 LT इनवर्स 1 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी चीज का पावर अगर आप 0 रखते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, तो किसी चीज को 1 से गुना करेंगे तो भी वैल्यू नहीं बदलती है। तो इसी प्रकार से अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो M0 LT इनवर्स 1 होगा चाल का, है ना, या फिर LT इनवर्स होगा आपका चाल का। ये कहाँ से होता है, सूत्र से पहले हम इसका निकालते हैं, मात्रक के रिलेशन में वर्ड निकालते हैं, फिर हम इसको बीमीय फॉर्म में ढालते हैं। ऐसे ही आपका वेग का दिया गया है, वेग का होता है विस्थापन बट्टा समय, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर ही होता है, मीटर बट्टा समय। सेम आ गया MS इनवर्स, तो यहाँ पर भी इसका भी आपने सेम ही देखना है, LT इनवर्स 1। मतलब चाल और वेग ये दोनों का क्या होता है, बीमा सेम ही होता है। लेकिन चाल और वेग में दोनों में क्या फर्क है, जहां पे चाल के सूत्र में दूरी बट्टा समय है, वहीं पे वेग के सूत्र में क्या है, विस्थापन बट्टा समय है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी किसी दो पॉइंट के बीच में, मैंने बताया है, इसको समझाया भी था और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था आपको। त्वरण क्या होता है, वेग बट्टा समय। अब ये जो वेग है, वेग का अपने आप में क्या निकला है, MS इनवर्स 1, तो ऊपर में हम रख देंगे MS इनवर्स 1 और नीचे में रख देंगे समय। अब ये MS इनवर्स 2 हो जाएगा वेग का, सॉरी माफ कीजिएगा, त्वरण का। अब इसको निकालेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2 हो जाएगा इसका बीमा। अब नहीं समझे, मैं डायरेक्ट अब इतना स्किप कर दिया भाई, क्यों नहीं स्किप करूँ, अब बच्चा आप थोड़ी हो। अब देखिए यहाँ से आपका वेग का निकला है MS इनवर्स 1, है ना, तो यहाँ पे वेग बट्टा समय है, तो हम सीधे MS इनवर्स 1 बट्टा S लिख देंगे, समय का S, तो ये -2 में हो जाएगा और फिर हम बीमा निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपको बीमा निकालना है। ये चार्ट आप देखेंगे, लेंगे तो वहीं पे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। इनके अलावा क्रायोजेनिक इंजन में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक से होता है निम्न तापकीय इंजन, इसमें तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। एक देखिए क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि रॉकेट के संचालन में प्रणोदक का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो ये एक अलग बात हो गई। यहाँ पे जो ईंधन में मैं दूसरा ऑप्शन दिया हूँ, तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक शाब्दिक निम्न तापकीय से होता है, इसके इस्तेमाल रॉकेट के संचालन प्रणाली में करी जाती है। जल शुद्धिकरण के लिए फिटकिरी जिसे पोटास एलम भी कहा जाता है, इसका सूत्र याद रखिएगा, पूछता है। इसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं, पोटास एलम भी कहते हैं। ये जल के शुद्धिकरण में भाग लेता है, जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी किया जाता है ना, अर्जेंटम ब्रोमाइड का AgBr। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन
फैब्रिकेशन में लोहे पे जो है जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि जंग ना लगे। जंग लगे हुए लोहा का भार हमेशा अधिक होता है बेसिक लोहा से। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कृत्रिम घी को जो है डालडा बनाया जाता है, माफ कीजिएगा, कृत्रिम घी बनाया जाता है वनस्पति तेलों से, जिसे हम लोग डालडा कहते हैं, है ना। ब्रेड को फुलाने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है और ये ब्रेड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फंसा देता है जो फुला फुला नजर आता है। इनके अलावा शर्करा को एल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं। जो देसी दारू इत्यादि बनाने की प्रक्रिया वो किण्वन है। इनके अलावा टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन के साथ पानी और एथेनॉल को मिलाया जाता है जो आपका एंटीसेप्टिक का काम करता है, टिंचर आयोडीन घोल, है ना। इनके अलावा भारत में प्रथम आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये आपका कांडला में किया गया था। प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना जो है ये आपका कांडला गुजरात के अंदर किया गया था। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है और ये ज्वारीय बंदरगाह है भारत का, इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इनके अलावा SEZ किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे व्यापार करना लगभग टैक्स फ्री होती है या फिर बहुत सारे छूट होते हैं। जैसे इंडिया में वर्तमान में 379 SEZ है जिसमें 265 जो है चालू है और 64% SEZ जो है ये तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी पेस्ट किया है 36 सीरीज से, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं देखे हुए होंगे रेलवे वाले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ की स्थापना 2000 में किया गया। फिर 2005 में एक नीति आया जिसके तहत 2006 में सभी नियमों के साथ जो है इसे फिर से स्टार्ट किया गया। तो इसके 3 चरण हैं। 2000 में जो स्टार्ट हुआ, 2000 से 2006 तक जो है ये विदेश नीति के तहत चलाए गए SEZ को। बाद में ये वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत हस्तांतरित हो गए कब, 2006 में। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, यहाँ भी आपका जो है लिखा गया है ना। इसके अलावा SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया है। यह अतिरिक्त गतिविधियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, यानी जो भी व्यापार के उद्देश्य से हित का काम है ना, सभी चीज सोचता है आपका SEZ, बात खत्म। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा देना। मौजूदा SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्यिक उद्योग और मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी समिति का नेतृत्व 2018 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। तो ये भी एक ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे चालुक्य, जैसे राजा चलैया समिति, शिवरामन समिति, बलवंत मेहता समिति, भगवती चरण समिति, ये जो भी पूछा जाता है, सादिक अली समिति, तो उसी प्रकार से जो है कलेक्टर समिति। तो यहाँ पे आपका बाबा कल्याणी समिति SEZ से संबंधित होगा। SEZ जो इंडिया में है ये चाइनीज मॉडल पे आधारित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज वीडियो। आखिरी प्रश्न, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर हमारा कोई भी पेड कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।